क्या आपने कभी सोचा था कि शहर के बीच में 50 साल नहीं बल्कि केवल 5 साल में आप इस प्रकार का एक घना जंगल बना सकते हैं? जिस व्यक्ति ने इस जंगल को बनाया है उन्होंने पूरे भारत में 130 से भी ज्यादा जंगल बनाए हैं, 1 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बचाया है और उन्हें जाना जाता है एज द ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया। 2015 से लेकर 2020 के बीच में हर साल हमने लगभग 1 करोड़ एकड़ जंगल खोया है। अगर आप सोचने का प्रयास करें, हर 6 सेकंड एक फुटबॉल फील्ड के इतना जंगल हम खो रहे हैं। Over 40,000 trees have been wiped out as a result of the brazen deforestation drive, and the area home to many wildlife species has left animals without any place to go. आज के डेट में अगर हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को देखें तो ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक सर्वाइवल इशू है। तो चलिए आगे बढ़ के वीडियो में देखते हैं कि कैसे कहीं पर भी और कभी भी आप एक खुद का फॉरेस्ट उगा सकते हैं, और मिलते हैं अपने टीचर से जो कि हैं द ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया। लोरेक्काई, आपका बैंगलोर में इसको लोरेक्काई बोला है। मेरा जन्म कासरगोड में हुआ, केरला का, और पढ़ाई विद्याभ्यास जो हुई है वो कर्नाटक का सुಳ್ಯ में हुआ, मंगलूर डिस्ट्रिक्ट। और गए 25 साल से उम्बरगांव में हूँ, गुजरात में। यहाँ जीवन जीते 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 एक दिन ऐसी मोड़ आ गया। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 2011 में बहुत सारे पेड़ों को काटनी पड़ी, और वो जब कट रहे थे तो उस टाइम में से एक बड़ा वाला वृक्ष में से एक पक्षी की घर अंडे के साथ नीचे गिरा हुआ, और वहाँ जो पक्षी की आक्रंदन है, जो हम लोग जैसे इंसान कोई आपदा में आने के बाद जैसे हम लोग रोते हैं, इसी तरह वो पक्षी रो रही थी, मदद मांग रही थी। मैं वहाँ रुका, नज़दीक गया, तब भी वो पक्षी उधर से भाग नहीं रहा है। वो ये दिखा रहा है कि नीचे, तब तक मैंने उसका अंडा नहीं देखा, लेकिन वो जब नीचे ऐसा बताने लगा बैठ करके वहाँ, और ऊपर मुझे देख रहा है, मतलब वो ये बोल रहा है कि नीचे देखो क्या हुआ है। जब मैं नीचे देखा तो अंडा पूरा स्मैश हो चुका था। वो ये बोल रहे कि मेरी मदद करो, उसकी आवाज़ मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था कि वो मेरी मदद मांगा। तो टूटा हुआ अंडे को तो फिर से जोड़ करके रखना हमारे से काम हो नहीं सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पक्षियों के लिए एक जंगल ऐसा बना दिया जाए जहाँ विकास के लिए कोई दुरुपयोग नहीं होगा, और जंगल वहाँ रहेगा और पक्षियों के लिए एक घर बन जाएगा। उसी सोच के साथ एक छोटी सी जंगल सबसे पहले बनाया। 1645 पौधे लगा करके एक छोटी सी जंगल बना करके खड़ा कर दिया। उसमें जब बहुत सारे पक्षियाँ, बटरफ्लाई सब आने लगा तो उसको मैंने फिर रेप्लिकेशन कर दिया, अलग अलग जगह बनाने लगे। तब मैंने ये देखा कि अगर एक अलग जंगल बनता है तो पक्षियाँ और अन्य जीवियाँ, जो जीव राशि जिसको बोलते हैं, उनको जीने का एक रास्ता मिल जाएगा, सुकून से अपनी ज़िंदगी वो निकाल सकता है, चला सकता है। तो ये है एक रास्ता जिधर से आ करके अंत में फॉरेस्ट तक पहुँचा है। हमने ये बनाते बनाते एक एक हाउसिंग सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल एस्टेट की बाउंड्री में ऐसी जंगल बनाने लगा। थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाते थे, 2000 पेड़, 2500 पेड़, 5000 पेड़। वो बढ़ करके धीरे धीरे 1 लाख पेड़ का, 2 लाख पेड़ का, 5 लाख पेड़ के बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट तक पहुंच गया। देखिए, जब भी प्रकृति की संरक्षण करने में हम लोग जब मददगार बन जाता है, इस तरह हम लोग जंगल उभा कर करके एक प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण हम लोग करते हैं, तो वो हमें भी रक्षण करता है।
आज प्राकृतिक आपदा जो हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो चीज़ है, ये सारे प्रकृति का विनाश का हम लोग ने जो विनाश किया है उसका एक मॉडल हम लोग को रिटर्न मिल रहा है। अगर हम लोग इसको संरक्षण करने की मॉडल बनाता है तो प्रकृति भी हमें मदद करता है, प्रकृति भी हमारा संरक्षण करता है, अलग अलग रूप से हमारा संरक्षण करता है। प्राकृतिक रूप से मैंने इसको देख चुका है कि जब जंगल बनाते हैं आप तो उसी जंगल आपका बचाव भी करता है। इसके लिए हम लोग प्रकृति से हर रोज हर सेकंड बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति को दे कुछ नहीं रहा है। सुबह सूर्योदय के साथ हम लोग प्रकृति से वापरना शुरू करते हैं, अस्तमान के बाद सोने के बाद भी हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, जो अम्लजनक चाहिए, वो हम लोग प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन दे कुछ नहीं रहा है। लेकिन इस तरह जो जंगल हम बनाएंगे तो हमें प्रकृति में और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ में विकसित भारत है, विकास का मॉडल भी होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ बैरन लैंड काली जगह होगा वहाँ विकास भी होनी चाहिए, और साथ में इस हरियाली की भी विकास होनी चाहिए। हेलो, हम लोग अंदर आ रहे हैं। हमारे साथ आज अतिथि भी है, क्योंकि मैं तो हमेशा आता हूँ लेकिन अतिथि अलग अलग आते रहते हैं, तो आप लोग नाराज़ मत होना, है ना, और आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा हर वक्त होता है वैसे ही अंदर आएंगे, चलेंगे, बातें करेंगे, पक्षियों की आवाज़ सुनेंगे, आप लोगों से भी बातें होगा थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी खुश हो जाएंगे क्योंकि कैमरा वाले आ रहे हैं, कुछ अतिथि आ रहे हैं ना, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। हमेशा आप लोग ही यहाँ रहते हैं, दरिया का काले हवा आ रहा है, बस पक्षियों की आवाज़ आ रहा है। आज हम इंसान आप लोग के साथ जुड़ेंगे। आप हमेशा ये बात करते हैं सर, ताली बजाते हैं, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये मैंने जब ये वृक्षारोपण कर करके जंगल बनाने लगा तो मैंने कि ये देखा कि प्रकृति में पावर है। छोटी सी पौधे में लगाता हूँ 1 फुट का, वो सीधा 25-30 फुट का हो जाता है 2-3 साल में। मतलब मैं ये समझ गया कि उसके अंदर जीव है। वसुधैव कुटुंबकम जो बोल रहे हैं हम, पूरा यूनिवर्स एक परिवार है। तो हमारे साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक पावर है उसके अंदर। तो मैंने इसको टेम्पल के साथ कंपेयर किया, ऐसे सोचते सोचते एक दिन कि टेम्पल में गर्भगुड़ी के अंदर जब जाते हैं तो घंटी बजा करके अंदर जाते हैं या दरवाजे को टक टक करके अंदर जाते हैं, ताकि वो पावर को, आप ये बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ अंदर, पावर है इसके लिए। तो मैंने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर एक पावर है, तो मैं उसको बिना परमिशन का अंदर नहीं जा सकता। भले मैंने ही पौधे लगा करके बनाया, देन ऑल्सो वो मेरा नहीं है, वो प्रकृति का है। तो मैं उसको बोल करके अंदर आता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। उसकी वजह से आज तक फॉरेस्ट के अंदर मुझे कोई चीज़ से हार्म हुआ नहीं है ना। बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते हैं, बहुत सारे जीवियाँ डेवलप होते हैं, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि भाई उसने बारिश की सीज़न में आने दो, कोई भी सीज़न में आने दो, मुझे वो तकलीफ नहीं दिया। वो जानते हैं कि आप उनके रक्षक हैं, उनका ख्याल रखने वाले हैं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और मैं ये महसूस करता हूँ कि वो हमारे रक्षक भी है साथ साथ में, क्योंकि हम लोग इसके बिना अधूरा है, और हमारे बिना ये लोग अधूरा नहीं। हम नहीं रहे तो प्रकृति रह सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना हम लोग नहीं रह सकते। 1 सेकंड भी हम लोग श्वास के बिना रह नहीं सकते। बोलते हैं शरीर में से शिव गया तो हम शव हो गया, है ना। जब श्वास बंद हो गया तो आप शव है, फिर वो कोई वैल्यू नहीं है उसको। आप 10-12 घंटा रख दो तो फिर स्मेल आना, बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगा। सही बात तो है। ये है मानव जीवन। सर, लोगों का सपना होता है ऐसे फॉरेस्ट में रहना, ऐसा फॉरेस्ट बनाना। आप 1-2 नहीं 133 फॉरेस्ट आपका टीम बता रहा था मुझे बनाए हैं। यस। क्या लगता है सर टू डू समथिंग लाइक दिस? शायद इतना सुंदर और आसान है दिखने में, उतना होता नहीं होगा करने में। What does it take to build something like this? मैं कहता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री तो बनाते ही हैं, फैक्ट्री तो लगाते ही हैं, है ना। अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ा है, AI आ चुका है, और हम लोग डिजिटल रूप में बदलाव कर चुका है ज़िंदगी में। इसी तरह प्रकृति में क्यों ना, प्रकृति कैसे पहले सुंदर थी, उसी तरह प्रकृति को भी ऐसी बदलाव कर करके हम लोग देख सकता है क्या। ये एक इस तरह जंगल बनाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यस, हम लोग प्रकृति में कुछ देखना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि प्राणी या पक्षियाँ मिलकर के जंगल बनाएंगे, वो जब हम जंगल बनाने के बाद उसको जीवित रखने के लिए वो लोग मददगार बनते हैं। रिक्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट उसमें से होता है, लेकिन पौधे लगा करके जहाँ खाली जगह उधर जंगल के एक मॉडल तो हमें बनाना पड़ेगा। एक ऐसा भारत इमेजिन करो जहां आपके शहर के बीचों बीच एक सुंदर सा फॉरेस्ट हो, पशु पक्षियों के आवाज़ हो, और सबसे ज़रूरी साफ हवा हो।
जी हाँ दोस्तों, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ हमारा काफ़ी फोकस जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्रकृति को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपने हेल्थ बेनिफिट्स कुछ महसूस किया है सर फॉरेस्ट में रहकर? यस, फॉरेस्ट में हम आने के बाद हमारा हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है। जो फॉरेस्ट वॉक में, जो फॉरेस्ट बाथ जिसको बोलते हैं, फॉरेन कंट्री में, जापान में फॉरेस्ट बाथ को बहुत बड़ा एक ये है, मतलब है वो फॉरेस्ट बाथ जो है, हम ये फॉरेस्ट के अंदर 1-2 बार अगर राउंड मार के आ जाते हैं तो हमारे अंदर पूरे दिन की एनर्जी भर जाता है। और साल में आप 8-10 चक्कर अगर फॉरेस्ट के अंदर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे साल के जो एनर्जी आपके अंदर फिर से रीसेट करने में, आपकी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में, आपका बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी ऐड करने में, ये फॉरेस्ट की जो ताकत है, जो मैंने सबसे पहले आपको उल्लेख किया था कि इसके अंदर एक एनर्जी है, ये जीव है, इसके लिए इसके अंदर आते वक्त हमें बोल के आना पड़ता है कि हम आ रहे हैं। सर अभी यहाँ से मुझे तो बीच दिख रहा है, लेकिन व्यूअर्स को हम आगे दिखाएंगे। थोड़ा बता सकते हैं इस फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ कितने प्लांट्स हैं, कितने पेड़ हैं, कितने एरिया में आपने बनाया? ये आई थिंक वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स है। यस, ये लगभग 8 एकड़ के अंदर बनाया है। इसको दरिया किनारे का नारगोल का दरिया किनारे का फॉरेस्ट बाय द सी नारगोल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे 1,20,000 प्लांटेशन किया और साथ में एक तालाब भी बनाया। 8 एकड़ का जगह पर एक तालाब और 1,20,000 प्लांटेशन, 93 वैरायटी के अन्य अन्य जात का पौधों को लेकर के ये जंगल बनाया। बिल्कुल दरिया को सट के है, एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ जंगल है, ये है बीच है, दरिया है। इसको मालवन बीच भी बोलते हैं, सोनेरी खाड़ी भी बोलते हैं, है ना, बहुत फेमस बीच है। और नारगोल ऐसा भी बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक रूप से खेती है, एक बाजू में दरिया, एक बाजू में तालाब, एक बाजू में नदी, ये सारे चीज़ों को जोड़ कर करके एक सुंदर जगह ऐसा बोल सकता है। लेकिन देख सकते हैं सर कि प्रकृति को यहाँ पे भी हम तंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी प्लास्टिक का पोल्यूशन आ गया है, जो लोगों में दिखाना चाहूँगा। इसका क्या सोल्यूशन है सर, कैसे हम इसको कम करें? ये देखिए, ये जो आपको प्लास्टिक जितने भी दिख रहा है, ये कोई ना आसमान से आया है, ना ये दरिया ने अपने आप उत्पत्ति किया है, और ना पाताल से आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मानव निर्मित, मानव लोग ने डाला है। ये मानव का अहंकार का एक रूप है ना। हम इस तरह इसको डाल रहे हैं, प्रकृति की बिल्कुल कदर हम लोग कर नहीं रहे। जो लोगों ने पानी में डाल दिया, वो पानी दौरान आकर के दरिया पहुंच गया, दरिया उसको वापस पीछे कर करके किनारे में दे दिया, बोले जो आप डालो आप लेके जाओ। लेकिन दरिया की भी एक लिमिटेशन है, कितना बाहर डालेगा, नहीं बाहर डाल सका, वो अंदर पड़ा है। वो आज बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी जो एक्वेटिक स्पीसीज जिसको बोलते हैं उसको हार्म कर रहे हो। तो आज यूज एंड थ्रो, ये सारे यूज एंड थ्रो है। जो प्लास्टिक भी है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिक है जो डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो अभी जो बच्चे, जो जन जी जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, एटलीस्ट वो लोग यूज एंड थ्रो को बंद करना चाहिए, प्लास्टिक को बंद करना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति बहुत सुंदर है, उसे सुंदर ऐसा ही रहने देना चाहिए। तो हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी सर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर और किसान एक्चुअली एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। पहले आप समझा सकते हैं ऑडियंस को ये कैसे हो रहा है
और हम इसे कैसे बदल सकते हैं? आज कई सारे किसान से भी मैं मिलता हूँ जो खेती एक्सपैंड करने के चक्कर में जंगल को खाली कर रहे हैं, ज़मीन में फर्टिलाइज़र केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। इसे हम कैसे बचाएं सर? किसान देखिए, हमारा देश के लिए, कोई भी देश के लिए किसान सबसे बड़ा मूलभूत एक नर्स ऐसा बोल सकते हैं हम। इसके लिए जय जवान जय किसान हम बोलते हैं। हमें बॉर्डर में जवान भी चाहिए और यहाँ किसान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना खाने का रह नहीं सकता है ना। अगर 2-4 दिन में एक बार तो उसको खाना ही पड़ेगा। किसान आज की तारीख में जो मॉड्यूलर, इसमें किसान क्या कर रहा है, पहला तो यंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया है ना। नॉन यंत्र था, पहले मैनुअल था सारे चीज़। अभी ट्रैक्टर से ले करके सारे चीज़ स्प्रे करो, सारे चीज़ उन्होंने यंत्र उपयोग किया। वहाँ तक ठीक था, यंत्र उपयोग कर लो, कोई इश्यू नहीं। ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ करते थे पहले में, अभी भी कुछ किसान कर रहा। लेकिन अभी क्या किया लोग, जो किसान है ना, मैं सभी किसानों को कहना चाहता हूँ, आप लोग पैसा बनाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसे का लालच में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई 1 एकड़ ज़मीन में मैं अगर यूरिया डाल दूँ तो मुझे लाख रुपए कमाने को मिलेगा, अगर मैं ऑर्गेनिक डालूँ तो मुझे केवल 50,000 कमाने को मिलेगा। लेकिन आप 50,000 जो है धीरे 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 बढ़ करके शाश्वत, मतलब परमानेंटली आपको अच्छा कमाई देगा। आप केमिकल जो यूज़ कर रहे हैं जो मट्टी के अंदर, वो केमिकल आपका खेती को धीरे 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 नाश कर रहा है। लेकिन केवल वो खेती को ही नाश नहीं कर रहा है, वो पूरा मट्टी को खराब कर रहा है। मैं बोलता हूँ हमेशा फार्मर्स के साथ जब भी मेरी मीटिंग होता है तो मैं बोलता हूँ ये मट्टी नपुंसक हो चुका है, पैरालाइटिक बोलते हैं, पैरालाइटिक सॉइल। क्यों पैरालाइटिक हो गया? अच्छा सॉइल को किसान ने पैरालाइटिक बना दिया। अब उसको रीसेट करना है तो बहुत मेहनत है, उसके बाद वो रीसेट होगा। पैरालाइटिक कौन बनाया? अपन ने बनाया। कोई जीवी इसके अंदर नहीं जी पा रहा है। कोई खेडूत को जो मित्र जिसको हम बोलते हैं, जो अर्थवम जिसको हम बोलते हैं, वो खेडूत का मित्र है एक्चुअली। उसकी बहुत बड़े रोल है मट्टी को रिफ्रेश करने में। वो सारे हमने मार दिया। जब हमने केमिकल से उसको मार दिया तो उससे उपयोग जो हो रहा है वो तो होने वाला नहीं। साथ साथ में जो केमिकल मिक्सचरित जो पानी अंदर सिंक हो करके पीने के पानी में जो मिक्स होने की वजह से, हाल ही में एक रिपोर्ट आपने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में भारत फिर सबसे बड़ा नंबर पे पहुंच रहा है। मतलब टीबी की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। कैंसर, कोई भी गांव में जाओ आपको कैंसर के पेशेंट मिलने लगा। ये सारे चीज़ के कारण क्या है कि यही केमिकल वाला पानी जो है सिंक हो करके पीने वाला पानी तक पहुंच रहा है। उसके वजह से वो काली जा करके इंसान को नुकसान कर रहा है, इसे नहीं। वो पानी, केमिकल युक्त पानी जो है वो जा करके एक्वेटिक स्पीसीज को भी नाश कर रहा है। जो पानी में जीने वाला जो जीवी है, जीवराशि है, वो सारे धीरे धीरे नाश हो रहे, खत्म होते जा रहे हैं। यही पानी जाके फिर नदियों, ओशन में वही पानी फिर नदियों में मिल रहा है, फिर जाके दरिया में मिल रहा है, फिर दरिया में से कुछ प्रजातियां आज खत्म हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं उधर की ये प्रजाति दिख नहीं रहे, वो दिख नहीं रहे, ये दिख नहीं रहे। धीरे धीरे इस सारे चीज़ें नाश हो रहे हैं। चेन डेथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैं हमेशा बोलता हूँ। छोटी सी एक जीवाणु, जिसको हम लोग अगर छोटे से बोले तो चींटी हो गया, उसके बाद मधुमक्खी हो गया, पॉलिनेशन करता हुआ मधुमक्खी का मरण से लेकर के बड़े प्राणी तक मरण हो रहे हैं। और हमेशा हम लोग एक मॉडल हमारे अंदर है। मैं खेडूत को फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा बात करते हैं तो जीविका बड़ी प्राणी की बात करते हैं। हाथी हो गया, हाथी मर गया, अरे वहाँ लायन मर गया, अरे यार टाइगर मर गया, चीता हमारे पास है ही नहीं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि चींटी हमारे पास है ही नहीं, चीता हमारे पास है ही नहीं, ऐसा बोल रहे। अरे चींटी भी तो हमारे धरती से चला जा रहा है, इसके बारे में बात करिए। जब आप छोटी जीवी के संरक्षण की बात करेंगे, जब आप चींटी को बचाने की बात करेंगे, योजना बनाएंगे, हाथी आपका अपने आप बच जाएगा। उसके लिए आपको अलग योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे सर? यस, ये इसी तरह होगा। खेडूत अगर ये सोचेगा कि मैं मेरा खेती में कोई भी रासायनिक वस्तु नहीं डालूंगा, मेरा खेती को खराब नहीं करूंगा, मुझे अच्छे उत्पादन, ये आज की तारीख में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बहुत ही अच्छा पैसा बनाता हुआ खेडूत आप देश के अंदर बहुत अलग अलग जगहों पर आपको मिलेगा। आपको उनको कॉपी करना पड़ेगा, तब जा करके ये होगा। हम लोग कुछ अलग सोच करके कर रहे हैं, जो हमें लालच दिया जा रहा है कि भाई ये डालने से ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करिए तो हमारी धरती बचेगी, साथ में जीवाणु भी बचेगा, जीवराशि भी बचेगा। उसी में का एक जीवी हम लोग भी है, हम लोग भी बच जाएंगे। नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदा, एक कब जल प्रलय आएगा, 1 सेकंड के अंदर कितनी बारिश कहाँ गिर करके सारे खेती को उठा के लेके जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। किसान क्या कर सकता है सर? अगर किसान को हमें कुछ एक्शनेबल देना है, फॉरेस्ट के उदाहरण से हम देते हैं, क्या अपने खेत में वो पेड़ लगा सकते हैं? ठीक है, रासायनिक खेती नहीं करें,
मिट्टी को बचा के रखें, बट क्या पेड़ों का इस्तेमाल करके वो अपने खेती को और बेहतर कर सकते हैं? खेती का बाउंड्री में अलग अलग प्रकार के वृक्षों को लगा करके फल देने वाले, जैसे अभी हम खड़े हैं फनस के जैक फ्रूट, उसके पीछे जामुन है, पेरू है, बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के फल वाले पौधे को लगा करके अपने खेती को बचा सकता है। साथ साथ में रासायनिक तो उसको बंद करना है, खाली पेड़ लगाने से नहीं होगा। रासायनिक वस्तु खेती में उपयोग करे ही नहीं तो पानी भी उसके संरक्षण होगा, साथ में खेती भी उसका संरक्षण होगा। एक और सवाल आपका था कि खेती करने वाले जो खेडूत है वो खेती एक्सपेंशन करने के चक्कर में जंगल को भी नाश कर रहे हैं, जंगल को आग भी लग रहा है, कहीं कहीं आग लगा करके उसको अलग अलग रूप से उसको नाश किया जा रहा है। तो वो आपका अगर बचाव होना चाहिए तो आप नज़दीक में जो जंगल है उसको नाश कर करके आप खेती के एक्सपेंशन मत करिए। जहाँ जंगल ही नहीं है, खाली जगह बहुत पड़ा है, उस खाली जगह को खेती में कन्वर्ट करना चाहिए। और खाली जगह खेती में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें मेहनत है, सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसा खाली जगह दिखता है तो सारे भारत का खेडूत है उनके लिए मेरा एक मार्गदर्शन है, ऐसा कोई भी खाली जगह आपको कैसा भी मट्टी होने दो उसके अंदर आप खेती कर सकता है। आपको केवल गौशाला का गौमूत्र लेके जाइए, गोबर से मिक्स हुआ हुआ जो पानी होगी गौशाला के अंदर बहुत वेस्ट पड़ा रहता है, उसको गैलन में टैंकर में भर भर के लेके जाइए, उस मट्टी में आप डाल दीजिए, 3 महीने के लिए उसको छोड़ दीजिए डाल के। उसके बाद आप सॉइल ओपन करके आप जो खेती करना चाहते हो खेती करिए। फिर हर 6 महीने में उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गौमूत्र आप फिर से ऐड करते जाइए। आपको कोई दूसरा केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खेती बहुत अच्छे से हो गया। देखिए देयर इज ए इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में जो प्रकृति ने बनाया है, छोटी छोटी कीड़े को खाने के लिए बड़े कीड़े को बनाया, बड़े को खाने के लिए दूसरे बड़े को बनाया, एक चेन सिस्टम है ना। कोई चीज़ खराब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम रखा हुआ है। तो नेचुरली अभी इस फॉरेस्ट के अंदर हम लोग कोई भी केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ कीड़ी भी दिखे रहे जो पत्ते खा रहे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई कीड़ी लग के पूरे आपका झाड़ नाश हो गया, ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमारे 100 झाड़ में से हो सकते हैं 2-3 झाड़ कुछ कोई फंगस की वजह से इसकी वजह से हुआ, तो वो चीज़ ना बढ़े उसके लिए दूसरी जो चीज़ है वो इसमें अपने आप तैयार हो रहा है, वो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह खेती में भी होता है, लेकिन हम लोग ने उसको नाश कर दिया। हम लोगों ने जिस चीज़ की केमिकल डालने की वजह से वो प्राकृतिक रूप के जो कंट्रोलर थे वो कंट्रोलर खत्म हो गया। अभी कंट्रोलर फिर हमारे हाथ में आ गया, अभी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको, कोई बीमारी आ गया तो इस तरह हुआ है। ये ऐसा हुआ जैसा पहले आयुर्वेद अमृता नाम बोलते हैं ना हम, आयुर्वेद अमृत जैसा है। हम लोग ब्रिटिश के बाद लोग इंडिया में, उसके बाद हम लोग ने क्या यूज़ किया, इंग्लिश मेडिसिन। आज इंग्लिश मेडिसिन ऐसे ही हो रहा है, आप एक को कंट्रोल करने के लिए एक दवा खा रहे हैं, उसको दूसरी बीमारी चालू हो, वो कंट्रोल करने के लिए तीसरा खा रहे हैं। इसी तरह खेडूत भी हो गया, सॉइल पैरालाइटिक हुआ। मैंने बहुत सारे सॉइल को देखा है, जा करके अपनी आंखों से देखा। जब नींबू की खेती होती थी, बहुत नींबू होता था, किसान परेशान है, बोला साहब अभी कुछ नहीं हो रहा है। हमने बोला कि 3 महीने के लिए सारे बंद करके अभी आप पूरा इसमें गौमूत्र डाल के रिफ्रेश कर दो, फिर से नींबू लगाओ, अभी इसके अंदर आप दूसरा केमिकल यूज़ मत करना, बहुत अच्छा नींबू आएगा, बहुत अच्छा उत्पन्न आ रहा है। बहुत सारे खेडूत आज भी है जो बिल्कुल केमिकल यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, एक ड्रॉप केमिकल नहीं यूज़ करता है, प्योरली ऑर्गेनिक वे में कर रहा है और बहुत अच्छा उत्पादन उसको मिलता है। लेकिन अगर पहले केमिकल यूज़ किया होगा, समय लगता है, तो समय लगता है, एक ही बार में आप उसको समय लगता है, लेकिन आगे जाकर के उसको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके लिए सारे खेडूत भाइयों को मेरा एक ही संदेश है, कृपा करके आप लोग केमिकल उत्पादन यूज़ नहीं करना। और आपको किसी को भी कभी भी ऐसा डाउट लगे कि भाई केमिकल नहीं यूज़ किया तो मेरी कृषि नहीं हो सकता है, आप ज़रूर मुझे बुला सकते हैं, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा कि आप इस तरह करिए, इसमें आप खेती आराम से कर सकते हैं। हमने बहुत जन को मार्गदर्शन दिया और बहुत जन बहुत अच्छा खेती इसमें कर रहा है। आई थिंक सबसे पहला कदम किसानों को कहूँगा कि अपने खेत में कुछ बॉर्डर ट्रीज डालिए, कुछ फसल डालिए। अगर आप एक व्यूअर हैं तो जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, छुट्टी हो, मौका लीजिए पेड़ डालने के लिए। एक पेड़ से बहुत सारे लोग का ज़िंदगी बदल सकता है, सबसे ज़रूरी हमारा खुद का ज़िंदगी बदल सकता है। आप आपका खेती में बाउंड्री में जो फेंसिंग आज के जो मॉडल का किया है, सीमेंट की जो बाउंड्री आपने बनाया है वो रहने दीजिए, मैं उसको निकालने नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके पैरेलल में आप वृक्षों की भी एक फेंसिंग बना दीजिए, वृक्ष लगा करके एक डेंसिटी बना दीजिए, उसके पत्ते आपके खेती में गिरेंगे, वही आपके खेती का मिट्टी को रिफ्रेश करेगा। Each and every school in India, each and every school in India, may be private, may be government, नर्सरी से अटैचमेंट दे दो। बड़ा होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दूंगा। यूज एंड थ्रो यूज नहीं करना हमने एक नर्सरी स्कूल को सिखाया है।
वो स्कूल आज भी उधर के बच्चे बर्थडे में कोई भी यूज एंड थ्रो यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उनके दिमाग में आ गया कि ये यूज़ नहीं करना है। माता पिता को बोलते हैं कि आप रीयूसेबल प्लेट लाओ तो ही मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। भविष्य वही है ना, वो बच्चे अगर नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? यस, क्योंकि बड़ों को आप कितना भी समझाने को जाते हैं ना, तो बड़े सोचते हैं क्या यार, अभी बाजू वाला तो अभी 40 साल में अटैक होकर मर गया, मैं तो 45 का हूँ, क्या गारंटी है, अभी क्या मुझे ऐसा अडॉप्ट करना है, ऐसा सोचता है बड़ा वाला, यही सोचता है। बच्चे ऐसा नहीं है, बच्चे कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, बहुत जल्दी अडॉप्ट। हमने बहुत बच्चों को फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट वॉक करवाया, उनकी शूट किए, उनकी टॉक ली, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, जा करके वो लिखते हैं उसके बारे में, फ़ोटो अच्छी पिक्चर बनाते हैं, वो सब करते हैं। ये बहुत एक बड़ा अटैचमेंट हमने देखा है। वो लोग लीफ को रख करके ड्राइंग करते हैं। हम लोगों ने ऐसा सिस्टम किया कि यहीं से छोटे छोटे लीफ उठा लो, उससे ड्राइंग बनाओ, एक कंपटीशन देते हैं ऐसा। हम लोग गिरा हुआ सब स्टिक आप जैसे उठा रहे थे, बहुत सारे गिरा पत्ते को उठा रहे थे, ऐसा बच्चों को बोलते हैं वो सब उठाओ और ड्राइंग बनाओ उसी से, तो उसी से वो लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो उनको एक अटैचमेंट, प्रकृति के साथ का एक अटैचमेंट उसमें बढ़ जाता है। उनको पता है कि हमको मैंगो के सीज़न में मैंगो खाना है, बेटा वो मैंगो कहाँ उगता है, तुम कब खाओगे इसको, अगर तुमको खाने के लिए जो मैंगो का पेड़ तो चाहिए। वो पेड़ बोले कौन लगा रहा, बोलो तो किसान लगा रहे ना। अरे किसान लगा रहा हो, किसान कब तक है, कल तुम किसान है, ऐसा तुमको समझना है कि यू आर द टुमारोज किसान। आपको कल का किसान ऐसा समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टोमेटो फैक्ट्री में तो बना नहीं सकता है, खाना डाउनलोड नहीं कर सकते आप। यस, आप फैक्ट्री में, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ें फैक्ट्री में बना लो, पक्षियों को कोई फैक्ट्री में बना के दिखा दे, नहीं बना सकता है ना। उसके लिए इसी फैक्ट्री लगेगी, नेचुरल फैक्ट्री जिसमें पक्षियाँ तैयार हो रही। इसी तरह टोमेटो, कांदा, लहसुन, बटाटा, रोज का चावल, ये कहाँ फैक्ट्री में बना सकते हैं। आप बना भी लिया आर्टिफिशियल तो खा नहीं सकते हो, मिक्सिंग में यूज़ हो रहा है जो भी है, लेकिन आप खा थोड़ी सकते हो। तो आपको खेती तो चाहिए। अभी आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, दरिया किनारे आप बैठे हैं, इसी दरिया किनारे का इसी रेती में, तो रेती है आपको दिख रहा है, इसी रेती में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो घर पे अपने लोग जो भाजी में यूज़ करता है, मेथी धनिया आपने सुना होगा, मेथी का भाजी का उगाव करके, ये रेती की बात कर रहा हूँ मैं मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेती में आपका मेथी का उगाव करके 3 बच्चों को इंजीनियर बनाई, ऐसी महिला है नारगोल में। क्या बात कर रहे हैं? आप सोचो, खाली मेथी उगाती थी, इनको शायद पता मालूम नहीं, मेथी उगाती थी, कैसे वो क्या किया, नारियल का पत्ते को बिछाती है उसमें और मेथी डालती है, मेथी उगता है, बंडल बनाती है, रोज उसको टोकरी में लेके बॉम्बे ट्रेन में जाती है, बेच के आती है। 3 बच्चों को इंजीनियर बनाए उसने, यही बनता था वो। मैं यहाँ फॉरेस्ट बनाता था उस टाइम में भी वो करती थी। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा पैसा कमाए। यस, अभी आप बोलो मैं कर सकता हूँ कल इसमें, ये रेती में खेती, बहुत अच्छा खेती हो सकता है। एक और चीज जो, लेकिन लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं ना। ये बिल्कुल सही बात है, यंगस्टर्स चाहिए, लोग भी चाहिए खेती में। बट एक और चीज़ जो किसान भाई और बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट सर ने बनाया है ये बहुत मेहनत से बनता है एंड पैसा के साथ भी बनता है। आपसे मैं बात कर रहा था सर से ऑफ कैमरा, आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि काफ़ी पैसा, 40-50 लाख प्रति एकड़ लगता है एंड इससे आप कोई पैसा कमा नहीं रहे हो, आप ये वातावरण के लिए कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो। तो इस वीडियो के उद्देश्य से हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर किसान जाके फॉरेस्ट बनाए, आप अपना छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, पेड़ लगाओ। लेकिन यदि कोई कॉर्पोरेट वीडियोस देख रहे हैं जिनके पास CSR फंड होता है, जिनके पास पैसा है या कोई प्रकृति को वापस देना चाहता है, उनके लिए एक सही प्रोजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का बदलाव करना केवल सरकार का जिम्मेदारी होता है। RK नायर सर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उनका ना सिर्फ पैशन था बल्कि एक बदलाव लाने का डिज़ायर। आज अगर एक इंसान 130 से भी ज़्यादा फॉरेस्ट लगा सकता है और वातावरण में एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, तो हम और आप मिलकर ज़रूर एक पेड़ से तो अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। जितना ही सुंदर ये फॉरेस्ट दिखता है, बनाने में उतना ही मेहनत लगता है, उतना ही पैशन लगता है। आपको पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधों से हर दिन बात करना पड़ता है, मिट्टी को समझना पड़ता है, और यही खासियत है RK नायर सर की। उन्हें इंस्टिंक्टिवली ये सारी चीज़ें आती हैं, बचपन से ही उन्हें ये सारी चीज़ों का शौक़ है, इसलिए आज वो 130 से भी ज़्यादा फॉरेस्ट बनाए हैं एंड खुशी खुशी इन पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधों से हर दिन बात करते हैं। सर, मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, मैंने पॉडकास्ट भी किया था एक बहुत ही शानदार इसके ऊपर, लेकिन आज पहली बार
आपसे मिलकर एक्सपीरियंस किया हूँ कि मियावाकी फॉरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले आपका थैंक यू, आप जो भी कर रहे हैं वातावरण के लिए, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। काफ़ी रेयर केस है कि आदमी इतना अच्छा पोजीशन में हो के बिजनेस करके देन ये विजन होता है, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं भी प्रयास करूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादातर लोग तक ये बात पहुँचाऊँ। बस लोग से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर हमारा काम पसंद आए तो सबसे पहले सर को भी फॉलो करिए आपके चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का आपका हैंडल क्या है सर? यस, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया डाल देंगे तो सब जगह में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों, कहीं भी ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया से सर्च कर देने का मेरे सारे लिंक उसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। और खूब खूब धन्यवाद आपको भी, आप इतना दूर से इधर आए कि ऐसे एक प्रचंड काम को लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे हीरो लोग सामने आते हैं स्क्रीन के, ऐसे एक ग्रीन हीरो को भी स्क्रीन के सामने रखने की ज़रूरत था। तो काफ़ी अलग अलग मीडिया द्वारा आ रहा है और आप भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह आपने एक अलग अंदाज से इसको लिया है कि खेडूतों के सामने कैसा रखना है। खेती सबसे बड़ी एक मॉडल है हमारा भारत के लिए, आपने उसको इसके साथ इन्वॉल्व कर दिया, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खूब खूब धन्यवाद आपको भी, यहाँ धन्यवाद आप सर। आए और हमारा साथ जुड़े और हमारे जंगल का मज़ा आपने भी लिया साथ में मिल करके। तो मन के साथ तो सुंदर वन भी। अगर आप सबको कुछ सीखने को मिला वीडियो से तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी बोल दीजिए सर चैनल को सब्सक्राइब करने। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करना और हमेशा ऐसे ऐसे अच्छे चीज़ों को उस चैनल द्वारा देखते रहना। सिर्फ देखना नहीं है, ऐसे चैनल की वजह से बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है। केवल हमको ही नहीं, आगे के पीढ़ी को हम उसको हस्तांतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से सीखने को मिलेगा। इसके लिए कम से कम इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वंदे भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।